this video, we will discuss and revise the chapter 4th of class 11th physics, that is motion in a plane. So ये chapter 4th है हमारा, ये अराउंड हमारा 5 to 7 मार्क्स का ये एग्जामिनेशन में आता है। लेकिन इसकी जो वैल्यू है सिर्फ 5 to 7 मार्क्स ही नहीं है। ये जो हमारा चैप्टर है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो चैप्टर में जो इक्वेशंस हैं, फॉर्मूलेज और डेरिवेशंस हैं, वो हमारे और भी फिजिक्स के चैप्टर्स में हमारे काम आते हैं। तो ये हमारा जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको अच्छे से करते हैं। सो ये जो वीडियो है पूरी देखने के बाद आपके जो कन्फ्यूजन्स हैं वो भी दूर हो जाएंगे। जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स का मतलब कि कन्फ्यूजन होता है कि जो वर्टिकल और जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जो मोशन है उसमें जो टाइम के लिए, हाइट के लिए उनके जो फॉर्मूलेज होते हैं आप उसमें मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं काफ़ी बच्चे। तो ये वीडियो पूरी देखने के बाद आप इस चैप्टर को अच्छे से कोरिलेट कर पाओगे और अब जो आपके सारे कन्फ्यूजन है वो भी आपके सभी दूर हो जाएंगे। सो लेट स्टार्ट द रिवीजन। ये जो चैप्टर है मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट आता है हमारा एक प्रोजेक्टाइल मोशन और सेकंड पार्ट आता है हमारा वेक्टर्स। तो सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन वाले पार्ट को। छोटा सा एंड सिंपल सा हमारा ये टॉपिक है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आती है, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? एनीथिंग दैट मूव्स थ्रू द एटमॉस्फेयर विदाउट एनी फ्यूल इज नोन एज प्रोजेक्टाइल एंड द मोशन इट एक्सपीरियंस इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब कोई भी अगर हमारी बॉडी है वो मतलब एटमॉस्फेयर में विदाउट फ्यूल मूव करेगी, उस बॉडी को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, और जो वो मतलब उसे बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। और जो वो बॉडी है जो मोशन वो करती है, जो ट्राइजेक्टरी वो पास करती है, उस मोशन को हम बोलते हैं उसका प्रोजेक्टाइल मोशन। नेक्स्ट आती है हमारी कुछ कंडीशंस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब कि जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन होता है जब उसकी डेरिवेशन करते हैं या उसके बारे में डिस्कस करते हैं तो हम कुछ जो कंडीशंस होते हैं उनको मान के चलते हैं। जैसे कि सबसे पहले आती है ए रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल। मतलब कि जो हमारा ए रेजिस्टेंस है हम उसको नेग्लिजिबल लेके चलेंगे जब भी हम इसके डेरिवेशन या इससे न्यूमेरिकल करेंगे। सेकंड आता है अर्थ एज्यूम टू बी फ्लैट। मतलब जो अर्थ है हमारी हमें उसे एज्यूम करना पड़ेगा कि वो फ्लैट है। वैसे कुछ एसोसिएशन होती हैं ऐसी जो फ्लैट भी मानती है, थोड़ी देर के लिए हमें उनके साथ ही होना पड़ेगा। थर्ड आता है हमारा रोटेशन ऑफ अर्थ इज नेग्लिजिबल। अर्थ की वजह से जो रोटेशन की वजह से जो इफेक्ट होते हैं उसको हमें नेग्लिजिबल मानना पड़ेगा। फोर्थ आता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉन्स्टेंट। मतलब अर्थ की जितनी भी सरफेस है उस पर जो हमारा एक्सीलरेशन जी की वैल्यू होती है उसको हमें हर जगह पूरी अर्थ पर कांस्टेंट लेके चलना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। मेनली हमारे 2 टाइप्स के प्रोजेक्टाइल मोशन होते हैं। वन इज वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सेकंड इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब होता है अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड लेवल से, अर्थ से मतलब ग्राउंड लेवल से हम किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो करते हैं एट अ सर्टेन एंगल, उस प्रोजेक्टाइल मोशन को, उस मोशन को हम बोलते हैं वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन। और उसी मतलब सेम टाइप के मोशन को अगर हम किसी हाइट से, मतलब वही ऑब्जेक्ट जैसे हम सर्टेन एंगल पर हम फेंक रहे थे वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन में, उसी ऑब्जेक्ट को हम किसी हाइट से जाके फेंक दें, मतलब ग्राउंड से थोड़ा अप हाइट पर, तो उस प्रोजेक्टाइल मोशन को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं वर्टिकल वाले की। इसका मतलब है बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट अ सर्टेन एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, मतलब ग्राउंड लेवल से किसी बॉडी को फेंकना। तो नेक्स्ट आते हैं हमारी कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशन। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन है हमारी y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। मतलब ये जो इक्वेशन है ये हमारी इक्वेशन है प्रोजेक्टाइल मोशन की ट्राइजेक्टरी की। मतलब इससे पता चलता है कि जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो हमारा पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये हमारी एक पैराबोलिक इक्वेशन है। हमारी जितनी भी इक्वेशंस हैं और इस टॉपिक्स में मतलब जितने भी हमारे फॉर्मूले ड्राइव किए हुए हैं हमने, मतलब इनके जो डेरिवेशंस हैं वो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मतलब डेरिवेशन तो पक्का आना ही आना है और साथ में कुछ मतलब डेरिवेशन से रिलेटेड ही हमारे क्वेश्चन भी। सो नेक्स्ट आता है हमारा टाइम के लिए। मतलब कि जो वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसमें जब हम बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं इस साइड से और वो उस साइड जाके मतलब ग्राउंड पे टच होती है तो वो जितनी देर हवा में रहती है, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, उस टाइम के लिए फॉर्मूला होता है हमारा T इज इक्वल टू कैपिटल T इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन जी। इसमें कैपिटल टी का मतलब है मतलब पूरा टाइम, मतलब यहाँ से प्रोजेक्ट होने से और लास्ट में जो ग्राउंड में टच होगी वो, और जिसमें स्मॉल टी होता है वो होता है मतलब स्मॉल टी हमारे 2 होते हैं। एक तो टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट, मतलब ऊपर मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए टाइम और मैक्सिमम हाइट से बिल्कुल ग्राउंड पर टच होने का टाइम, उसको बोलते हैं स्मॉल टी। उन दोनों का मीन निकाल के हम निकालते हैं कैपिटल टी, जो कि होता है हमारा T इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन जी। इसमें u है हमारी इनिशियल वेलोसिटी। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है हमारा हाइट के लिए। मतलब जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है वो मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाता है उसका फॉर्मूला होता है हमारा h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g।
और नेक्स्ट है हमारा रेंज के लिए। रेंज के लिए मतलब जो है कि जो हमने इधर से बॉडी प्रोजेक्ट करी है और वो उधर जाके ग्राउंड पे टच हुई है, वो मतलब कितनी दूर तक गई है, उसके लिए फॉर्मूला आता है रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब जो ये हमारे हाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज के जो फॉर्मूले होते हैं मतलब काफी थोड़ा सेम है, इसमें मतलब कंफ्यूजन हो जाता है। वैसे तो सिंपल है, आसानी से याद हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इनको याद करने का एक सिंपल सा मेथड है। जैसे हाइट के लिए एक फॉर्मूला है। हाइट का मतलब क्या होता है, मतलब थोड़ी सी ऊंचाई, मतलब ऊपर, एक तरह से हम उसको बोल सकते हैं कि वो ऊपर की साइड है। तो हाइट के लिए जो हमारा साइन है, साइन में जो हमारा 2 लगा हुआ है वो अपर साइड लगा हुआ है, मतलब स्क्वायर बना हुआ है। तो सिंपल हम ऐसे याद रख सकते हैं। जैसे रेंज के लिए कहां पर है, मतलब 2 वो नीचे है, मतलब साइन 2 थीटा है। अब रेंज क्या होती है, रेंज एक तरह से हम सीधे सीधे नापते हैं, तो हम इसको मतलब ऐसे याद रखने के लिए यूज कर सकते हैं कि रेंज है मतलब 2 मतलब सामने आएगा, तो साइन 2 थीटा। और हाइट है, हाइट मतलब ऊपर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। ये एक मतलब याद करने का तरीका है, ताकि मतलब इसमें हाइट और रेंज में कंफ्यूजन भी ना हो, वरना मतलब इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि हाइट का ये वाला साइन स्क्वायर आएगा या साइन 2 थीटा आएगा। इस मेथड से हम सिंपली इसको याद कर सकते हैं। अब जो रेंज होती है, रेंज से हमारा ना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में काफी बार आ भी चुका है। उसमें करना पड़ता है कि क्वेश्चन आता है शो दैट द रेंज इज सेम फॉर थीटा एंड 90 माइनस थीटा। मतलब कि हमें शो करना पड़ता है कि जो थीटा है और 90 माइनस थीटा है एंगल से जो हम प्रोजेक्ट करेंगे, उन दोनों के लिए जो हमारी रेंज आती है वो सेम आती है। उसका डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आती है हमारी वेलोसिटी, मतलब जो हमने बॉडी प्रोजेक्ट किया है वो किस वेलोसिटी से मूव करेगी। उसका हमारा सिंपल फॉर्मूला है v इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u gt साइन थीटा। अभी जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम जो मतलब हमारी बॉडी किसी भी टाइम फ्लाइट में है, मतलब कि इधर से हमने प्रोजेक्ट किया है, वो ग्राउंड तक अभी टच नहीं किया, किसी भी टाइम पर एट एन इंस्टेंट हम उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। और इसकी जो डायरेक्शन, मतलब जो वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला है वो है हमारा tan बीटा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स। अब वेलोसिटी से भी एक हमारा डेरिवेशन, इसका मतलब जो एक्सप्रेशन है वो तो हमारा, उसका डेरिवेशन तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हमारा बनता है जो कि है शो दैट इन द प्रोजेक्टाइल मोशन ऑब्जेक्ट रिटर्न टू द ग्राउंड एट द सेम स्पीड एंड विद द सेम एंगल विद विच इट वाज प्रोजेक्टेड। मतलब कि जिस एंगल और जिस स्पीड से हमने बॉडी को प्रोजेक्ट किया था प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, उसी स्पीड और उसी एंगल से वो है जो ग्राउंड को टच करेगा। इसका डेरिवेशन भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट आती है हमारी जो हमने सबसे पहले की थी प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन, उसी की हमारी एक दूसरी फॉर्म है जो कि हमारे काफी बार न्यूमेरिकल में काम आ जाती है, जो कि है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस एक्स अपॉन आर। ये हमारी है मतलब रेंज की फॉर्म में। अगर हमें रेंज पता है और हमें कुछ और वैल्यू निकालनी है तो हम इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मतलब कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। है वही जैसा वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन है बस, लेकिन हम कहां पर चले गए, एक हाइट पर मोशन हम ऐसे ही कर रहे हैं। उसके कुछ फॉर्मूले उस हिसाब से, जैसे हम हाइट पे गए हैं तो मतलब उसका हाइट का फर्क से थोड़े फॉर्मूले हमारे चेंज हो जाते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। उसकी है बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम सम हाइट विद सर्टेन वेलोसिटी। मतलब इसमें डिफरेंस क्या है, बस सम हाइट आ गया, हम किसी हाइट पर चले गए तो हमारा मोशन क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। इसकी जो इक्वेशन बनती है वो बनती है हमारी y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। मतलब कि k इसमें कांस्टेंट है और y एक्सिस हमारे यही वेरिएबल होते हैं। तो ये भी जो इक्वेशन होती है ये भी हमारी एक पैराबोलिक इक्वेशन होती है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसकी जो ट्रेजेक्ट्री होती है वो क्या होती है, हमारी पैराबोलिक पाथ। और उसमें जो हमारा k है उसकी k की हमारी एक वैल्यू भी है, वो है हमारी हाफ g अपॉन यू स्क्वायर। उसकी मतलब जो k है कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू है हमारी हाफ g अपॉन यू स्क्वायर। नेक्स्ट आता है हमारा रेंज के लिए फॉर्मूला, वो की है जो कि है रेंज इज इक्वल टू यू इंटू अंडर रूट 2h अपॉन जी। इसमें u है हमारी इनिशियल वेलोसिटी, h मतलब जिस हाइट पर गए हैं उसकी वैल्यू, और g हमारी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये फॉर्मूला है हमारा रेंज के लिए, मतलब हमारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो कितनी दूर तक गया है। नेक्स्ट आता है हमारा टाइम के लिए। टाइम का फॉर्मूला है टाइम इज इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन जी। ये होता है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब हमने बॉडी इधर से प्रोजेक्ट करी और उधर जाके वो जब ग्राउंड पे टच हुई, उसने मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, उसको कितना टाइम लगा वहां यहां से वहां जाने में, उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट 2h अपॉन जी। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट। मतलब कि बॉडी जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन में है, हमें किसी भी टाइम पर उसका वेलोसिटी निकालनी है। उसका फॉर्मूला है v इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। मतलब यूएस में हमारी इनिशियल वेलोसिटी, जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड टी इज टाइम। मतलब जिस भी इंस्टेंट टाइम पर हम निकालना चाहते हैं उसकी वैल्यू। और उसकी जो मतलब डायरेक्शन होती है वेलोसिटी की, वो निकलती है हमारी tan बीटा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स, मतलब कि जी टी अपॉन यू। सो ये
सब थे हमारे इक्वेशंस एंड फॉर्मूलेस फॉर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। नेक्स्ट आता है हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो कि है इफ द बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम सम हाइट इन अपवर्ड डायरेक्शन देन वी टेक यूटी एज नेगेटिव इन द इक्वेशन एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मतलब कि जैसे हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है, हम बॉडी को किसी हाइट से जाके प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें जो हम इक्वेशन मतलब न्यूमेरिकल में इक्वेशन यूज करते हैं जो कि हम न्यूटन वाली एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसमें जो यूटी की वैल्यू है वो हम नेगेटिव लेते हैं। ये हमारी हेल्पफुल होगी न्यूमेरिकल के लिए। जैसे कि हमने बॉडी किसी हाइट पे जाके प्रोजेक्ट की, हमने ऊपर फेंकी, वो तो ऊपर गई, नीचे आई, फिर नीचे आई, वो पहले तो आएगी मतलब उस लेवल तक जहां से हमने फेंकी, फिर वो नीचे जाएगी मतलब जिस हाइट तक हम खड़े हैं उस तक तो वो नीचे आ जाएगी, फिर वो जैसे अंडर द ग्रेविटी वर्क कर रही है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रही है, तो वो और नीचे तक जाएगी। तो हमें अगर इसमें निकालनी है सिर्फ कि वो उसको कितना टाइम लगा कि वहां तक आने में जहां से हमने फेंकी थी, मतलब उस लेवल तक, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूलेज यूज करते हैं। तो उसमें जो हम यूटी की वैल्यू लेंगे वो लेंगे हम नेगेटिव। नेक्स्ट आती है हमारी एक मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू 4 इंटू मैक्सिमम हाइट। इसके हमारा जो डेरिवेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है और ये हमारा न्यूमेरिकल में भी डायरेक्ट यूज हो जाता है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज होती है सबसे मैक्सिमम वो आती है हमारी 45 डिग्री एंगल पर, और जो उसका मतलब फॉर्मूला होता है एच एम इज इक्वल टू आर एम अपॉन 4, मतलब हाइट मैक्सिमम इज इक्वल टू रेंज मैक्सिमम अपॉन 4। सिंपल मतलब है कि जो हमारी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज होती है वो होती है हमारी 4 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट। सो ये सब था हमारा मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड। ये यहाँ से हमारे डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल दोनों ही हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो अब आता है हमारा चैप्टर का सेकंड पार्ट जो कि हमारा वेक्टर्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जैसे कि इसमें हमारे जो थ्योरी है, न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उससे पहले अगर आपको लग रहा है कि वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है तो आप प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें। सो अब हम करते हैं अपना टॉपिक वेक्टर्स। सबसे पहले समझते हैं वेक्टर्स कहाँ से। तो हमारे यहाँ जो मतलब हमारे जो फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं उसमें 2 टाइप्स की क्वांटिटीज़ होती हैं, एक तो होती है हमारी स्केलर और एक होती है हमारी वेक्टर्स। तो स्केलर का मतलब होता है ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको डिफाइन करने के लिए हमें सिर्फ क्या चाहिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड, उनको बोलते हैं हम स्केलर। सेकंड आती है हमारी वेक्टर्स। वेक्टर्स वाली कौन सी होगी, जिनको मैग्नीट्यूड तो चाहिए लेकिन साथ में क्या, साथ में डायरेक्शन भी चाहिए, उनको हम बोलते हैं वेक्टर्स। तो उसी टॉपिक को हम इसमें रिवाइज करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं सिंपल सी, जो कि है एनी फिजिकल क्वांटिटीज हु नीड्स डायरेक्शन टू डिफाइन इटसेल्फ इज नोन एज वेक्टर्स। मतलब मैग्नीट्यूड तो सबको चाहिए ही चाहिए, साथ में इसको क्या चाहिए, डायरेक्शन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर्स। सो हमारे कुछ जो वेक्टर्स हैं मतलब टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, कुछ बेसिक डेफिनेशन आती है, हम सबको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा पोजीशन वेक्टर। इसका मतलब है अ वेक्टर विच गिव्स द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेफरेंस टू द ओरिजिन इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। मतलब ऐसा वेक्टर जो कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, ये हमारी वेक्टर जो कि हमें जो ऑब्जेक्ट है हमारा, जो बॉडी है, उसकी पोजीशन के बारे में बताए, उसको बोलते हैं हम पोजीशन वेक्टर। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसका मतलब है अ वेक्टर विच टेल्स हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट हैज चेंज इट्स पोजीशन वेक्टर इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब इसका सिंपल मीन्स है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मतलब वो है कि ऐसा वेक्टर जो कि हमको बताए कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी जो पोजीशन वेक्टर है, जो पोजीशन वेक्टर वो किस डायरेक्शन में और कितना चेंज हुआ है। अगर जो वेक्टर हमको ये बताएगा उस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये हमारा 2 टाइप्स का होता है। सबसे पहले आता है पोलर वेक्टर। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के पार्ट्स हैं। पोलर वेक्टर का मतलब होता है द वेक्टर्स विच हैव स्टार्टिंग पॉइंट्स आर नोन एज पोलर वेक्टर्स। जो जैसे कि एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड वेलोसिटी। जैसे वेलोसिटी होता है इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट भी इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, जिसका भी इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट होगा उस वेक्टर को हम बोलेंगे पोलर वेक्टर। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर आता है हमारा एक्सियल वेक्टर। इसका मतलब होता है द वेक्टर्स विच रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट। मतलब ऐसे वेक्टर्स जो कि हमको दिखाएं कि कोई रोटेशनल इफेक्ट है, उसको डिफाइन करे, उन वेक्टर्स को हम बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा एंगुलर वेलोसिटी हो गया, टॉर्क हो गया, और सो ये थी हमारी कुछ बेसिक डेफिनेशन वेक्टर्स की। अब आते हैं हमारे कुछ जैसे सम डेफिनेशन ऑफ वेक्टर्स अलजेब्रा। मतलब अलजेब्रा में आते हैं जैसे पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब मैथमेटिकल सम। तो इसमें भी हमारे कुछ इस टाइप के वेक्टर्स आते हैं। जैसे सबसे पहले आता है इक्वल वेक्टर्स। इसका मतलब है वेक्टर्स विच हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। मतलब ऐसे 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स जिनकी सेम मैग्नीट्यूड हो और सेम ही डायरेक्शन हो, उन वेक्टर्स को हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। नेक्स्ट आता है नेगेटिव ऑफ वेक्टर। इसका मतलब है 2 vectors having same magnitude but opposite direction are known as negative vectors। मतलब जैसे हम बोलते हैं 10 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो हम अगर उसको उल्टा कर दे 10 मीटर इन साउथ डायरेक्शन, तो उसका मतलब अपोजिट हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिव वेक्टर।
नेक्स्ट आता है हमारा मॉडुलस ऑफ वेक्टर। अब मॉडुलस का मतलब हमें पता है, मतलब कोई पॉजिटिव, जिस मतलब कि उसको मॉडुलस करके उसका पॉजिटिव बना देता है अलजेब्रा में। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, मतलब कोई भी वेक्टर है अगर उसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं उसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट आता है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट वेक्टर। इसका मतलब है अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर। मतलब कि जो हमारा कोई किसी भी टाइप का वेक्टर है, मतलब गिवन वेक्टर है, उसका ही उसी डायरेक्शन में उसका यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर, उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर, जिसको हम निकालते हैं ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। मतलब ए कैप जो होगा इसमें उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। और ये जो यूनिट वेक्टर होता है ये हमारा डायमेंशनल लेस होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारी वेक्टर्स की, वो आती है हमारी फिक्स्ड वेक्टर या फिर लोकलाइज्ड वेक्टर। उसका मतलब है वेक्टर्स हु हैव इनिशियल पॉइंट हुज इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड। मतलब ऐसे वेक्टर जिनका जो इनिशियल पॉइंट है अगर वो फिक्स हो जाए तो उसको बोलते हैं हम फिक्स्ड वेक्टर। एंड फ्री वेक्टर का मतलब है जिनका इनिशियल पॉइंट फ्री ना हो, मतलब कोई इनिशियल पॉइंट ना हो, तो उसको बोलते हैं हम फ्री वेक्टर्स। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट वेक्टर आता है हमारा जीरो वेक्टर या फिर इसको हम बोल देते हैं नल वेक्टर। इसका मतलब है अ जीरो वेक्टर इज दैट वेक्टर दैट हैव जीरो मैग्नीट्यूड एंड एन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। इसका मीन्स है ऐसा वेक्टर जिसकी मतलब कोई भी एक डायरेक्शन है और लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो है, तो उस वेक्टर को हम बोलते हैं नल वेक्टर। ये भी वेक्टर जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारा न्यूमेरिकल्स में भी, और मतलब वैसे भी इसका काफी यूज है। सो ये थी हमारी कुछ बेसिक्स वेक्टर्स की डेफिनेशन, जो कि कभी कभी एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछ भी लेते हैं, और नहीं भी तो हमें वैसे अपनी बेसिक नॉलेज के लिए याद होनी चाहिए। सो नेक्स्ट आता है अब हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक चैप्टर का, जो कि है हमारा एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। इस पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, जो कि है द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज दैट सिंगल वेक्टर विच प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट एज द इंडिविजुअल वेक्टर्स टुगेदर विल प्रोड्यूस। इसका मतलब है हमारे पास टू वेक्टर्स हैं, उनको मिलाकर हमने एक सिंगल वेक्टर बनाया जो कि हमारा सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जो कि जैसा कि हमारे जो दो वेक्टर्स हैं वो आपस में मिलकर करते हैं, ऐसे ही हमारा वो एक सिंगल वेक्टर करता है। तो इसको हम बोलते हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। इसके हमारे कुछ मेथड्स हैं, जैसे सबसे मेन मेथड होता है ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, और थर्ड आता है हमारा पॉलीगन लॉ। हमारे वैसे तीनों ही इंपॉर्टेंट है, हम बारी बारी करके सबको एक बार डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा ट्रायंगल लॉ। इसकी सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं, मतलब इसको समझ लेते हैं। इसका मतलब है इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, मतलब सेम डायरेक्शन में हमने लिए हुए हैं, देन द थर्ड साइड ऑफ दैट ट्रायंगल गिव्स द रिजल्टेंट वेक्टर टेकन इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब कि हमारे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल की कितनी साइड है हमारी? 3 साइड। तो जो हमारे टू वेक्टर्स हैं ए एंड बी हम मान लेते हैं, तो हमने उसको क्या लिया, एक साइड और दूसरी साइड सेम डायरेक्शन की जो साइड है, टू ट्रायंगल की टू साइड को हमने अपने ए बी वेक्टर्स ले लिया। तो जो हमारी थर्ड साइड है उसको अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में ले लें तो वो हमारी अपोजिट डायरेक्शन में जो हमारी साइड आएगी वो हमको क्या देगी? रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। यही क्या है हमारा ट्रायंगल लॉ, मतलब लॉ ऑफ एडिशन में जो हमारा ट्रायंगल लॉ है ये है उसकी एक डेफिनेशन। सो जो उसकी जो फिगर बनती है वो हमारी कुछ इस तरीके से बनती है। सिंपल हमारा एक ट्रायंगल है जिसकी हमारी 3 साइड्स हैं, जो ए एंड बी जो हमारे सिंगल वेक्टर्स हैं उनकी सेम डायरेक्शन है, और जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी क्या है? अपोजिट डायरेक्शन। इसको हम लिखते हैं रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मतलब कि दोनों वेक्टर को सम करके हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है वो। अब इसको मैथमेटिकल टर्म में लिखते हैं, मतलब जो न्यूमेरिकल में भी यूज करते हैं आंसर निकालने के लिए क्वेश्चन के, मतलब उसको लिखते हैं हम आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसमें जो आर है वो है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, ए हमारा उसका मतलब ए है जो मैग्नीट्यूड था, मैग्नीट्यूड है हमारा ए वेक्टर का, बी मतलब जो बी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड, एंड जो हमारा cos थीटा मतलब इसमें जो थीटा आता है वो आता है हमारा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब ये जो वेक्टर है, वेक्टर में क्या आर क्या आ गया हमारा? मैग्नीट्यूड। इसकी डायरेक्शन कैसे आएगी? डायरेक्शन आएगी tan बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। इसमें जो ए बी है हमारे जो है जो वेक्टर के मैग्नीट्यूड थे। नेक्स्ट लॉ आता है हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। इसमें हम समझते हैं, इसमें है अगर जो हमारा हमें पता है जो पैरेललोग्राम होता है उसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होती है, मतलब ट्रायंगल में वो उसमें जो रेक्टेंगल होता है उसमें भी होती है, लेकिन उसमें 90 डिग्री का होता है एंगल, इसमें हमारा 90 डिग्री का नहीं होता है। तो पैरेललोग्राम में हम इसमें जो हमारे वेक्टर्स हैं ए एंड बी वो हमारे एक किसी सिंगल पॉइंट सेम पॉइंट से दोनों ओरिजिनेट होते हैं। तो अगर हम जो हमारा उन सेम पॉइंट से जो डायगोनल जाता है हम उसको कंसीडर करें तो वो इन दोनों वेक्टर्स का हमें क्या प्रोवाइड करता है? रिजल्टेंट वेक्टर।
जैसे हमारा फिगर में शो हो रखा है, जो ए बी वेक्टर्स है वो सेम, जो हमारा पैरेललोग्राम है उसके सेम पॉइंट से दोनों ओरिजिनेट हो रखे हैं, और जो उनके बीच से जो डायगोनल जा रहा है उसी पॉइंट से उस वेक्टर का, वो वेक्टर कौन सा है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, जो कि मिलता है हमें आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और मैथमेटिकल टर्म में आर रिजल्टेंट वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड मतलब इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। इसमें वही ए जो है हमारा वो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बी हमारा वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और थीटा हमारा एंगल जो ए वेक्टर ए है और बी है उन दोनों के बीच का एंगल। नेक्स्ट आता है हमारा पॉलीगन लॉ। ये हम कब यूज करते हैं, जब हमारे मतलब दो तीन से मतलब दो से ज्यादा वेक्टर हो जाए तो हम यूज करते हैं पॉलीगन लॉ। ये सिंपल जैसे हमारा ट्रायंगल लॉ है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें होता क्या है, जैसे ट्रायंगल में होता है मतलब जो ए और बी वेक्टर्स हैं वो सेम डायरेक्शन में है ट्रायंगल के, इसमें भी ऐसे जो पॉलीगन है उसकी बहुत सारी साइड है, तो ए बी और सी डी मतलब जितने भी हैं सब सेम डायरेक्शन में है, और जो लास्ट में मतलब जो इनिशियल पॉइंट था और जो हमारा लास्ट में जो वेक्टर बचा उस उन दोनों को जो मिलाएगा अपोजिट डायरेक्शन में उसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, जिसकी वैल्यू निकलती है ऐसी, रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी वेक्टर सी, जितने भी हमारे वेक्टर्स होते हैं उन सब के मैग्नीट्यूड को प्लस करके क्या वैल्यू निकलती है हमारी, जो हमारी रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड मतलब रिजल्टेंट वेक्टर निकलता है हमारा सिंपली वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। सिंपल मतलब इसका वही प्रोसीजर है जैसे हमारा ट्रायंगल लॉ का था, ऐसे ही हमारा इसका पॉलीगन लॉ का है। उसमें दो साइड थी, इसमें हम साइड बढ़ा देंगे बस। नेक्स्ट आती है हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। इसकी प्रॉपर्टीज है, दोनों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, एग्जामिनेशन में इनका डेरिवेशन पक्का एग्जाम में आता है। जो कि प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, मीन्स ए प्लस बी वाला है जो इज इक्वल टू बी प्लस ए, मतलब अगर जो वेक्टर है उनकी पोजिशन चेंज कर दे लेकिन फिर भी उनकी जो वैल्यू आती है वो भी सेम आए, तो उस लॉ को मतलब उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कि जो हमारे वेक्टर्स हैं वो आपस में कम्यूटेटिव है। नेक्स्ट आती है हमारी एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब इन ब्रैकेट ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस इन ब्रैकेट बी प्लस सी। ये थी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। एग्जाम में यहां से पक्का क्वेश्चन आता है कि शो दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन दैट इज कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, यहां से पक्का। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आते हैं जो कि हमारे हेल्पफुल, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे न्यूमेरिकल्स में। सबसे पहले आता है अगर हमें किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, उसका हम निकालने का फॉर्मूला है जो भी उसके एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में जो उसकी वैल्यू है उन सब का स्क्वायर करके उन सब को प्लस करके रूट कर दें तो हमारी क्या आ जाती है, उस जो वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू। अब यूनिट वेक्टर हमने पहले भी समझा है, यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, उसकी हम निकालते हैं ए कैप बोलते हैं यूनिट वेक्टर को। ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो वेक्टर ए हमारा होता है जैसे ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, तो ये तो होता है हमारा वेक्टर ए। अगर हम इसमें मतलब इसके अपॉन में लिख दें जो हमारा ये वेक्टर है वेक्टर ए, इसका मॉडुलस मतलब इसका मैग्नीट्यूड, तो हमारा क्या बन जाता है यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट है हमारा जैसे ये है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, मतलब इसमें हमारा जो जेड में वैल्यू थी वो हमारी नहीं थी तो उसको हम प्लस नहीं करते हैं। सिंपल जैसे मैग्नीट्यूड हमेशा हम सेम मेथड से निकाल लेंगे, यही जैसे अंडर रूट करके जिसमें भी जिस डायरेक्शन में जो उसकी वैल्यू है उसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर। जिसमें ए एक्स की वैल्यू होती है वो होती है ए कोस थीटा, और ए वाई की जो होती है मतलब ए साइन थीटा, मतलब जो एक्स डायरेक्शन में हम एंगल लेते हैं वो लेते हैं हम कोस, और जो वाई डायरेक्शन में लेते हैं वो लेते हैं हम साइन। नेक्स्ट आते हैं हमारे बेस वेक्टर्स। इसका मतलब होता है जैसे आई कैप जे कैप एंड के कैप, ये हमारे मतलब यूनिट वेक्टर्स ही होते हैं। इनको हम यूज करते हैं किसी भी वेक्टर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। एक हमारा इंपॉर्टेंट नोट आता है जो कि है रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मतलब कि हम जो वेक्टर ए है और वेक्टर बी है उन सबको मतलब सम कर रहे हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमें टू वेक्टर्स गिवन है जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर, उनमें जो ए में और बी में जो हमारे एक्स, ए में जो एक्स वाले बी में एक्स वाले उन दोनों को सम करते हैं, और जो ए में वाई वाले और बी में वाई वाले वाई वाले को प्लस करते हैं, और जेड वाले को प्लस करते हैं, और जो इनको प्लस करके पूरा हमारे एक मतलब नंबर आता है उसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से तो न्यूमेरिकल पक्का एग्जाम में आता है। तो प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर का मतलब है इसमें हमारे टू पार्ट्स हैं, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। सबसे पहले करते हैं हम स्केलर प्रोडक्ट। इसका मतलब है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन देम, मतलब कि जो हमारे पास टू वेक्टर्स हैं ए एंड बी, उन दोनों का उनके जो मैग्नीट्यूड है उन दोनों का प्रोडक्ट, साथ में कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, ए और बी के जो बीच में जो एंगल है उसका कोसाइन करने, जिसको हम मतलब टर्म में लिखते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा।
फॉर एग्जाम्पल जैसे वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस एंड पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी, मतलब ये क्या है हमारे डॉट प्रोडक्ट के एग्जाम्पल। नेक्स्ट आती हैं कुछ इसकी प्रॉपर्टीज, जैसे अगर हमारा जो वेक्टर ए है और जो वेक्टर बी है उनके बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल हो जाए तो उनकी ए डॉट बी का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो। ऐसे कैसे, जैसे जो कोस थीटा होता है मतलब कोस 90 क्या होता है, जीरो। तो अगर हम जीरो की मल्टीप्लाई ए और बी के मैग्नीट्यूड में करेंगे तो सारी टर्म क्या हो जाएगी हमारी जीरो। मींस ए डॉट बी इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी देन द होल इक्वेशन विल बी जीरो, मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो। नेक्स्ट है हमारा हमें मतलब जो हमारा थीटा है एंगल है जो हमारा ए और बी के बीच में उसका कोसाइन निकालना है, तो हम यूज करते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। और जिसमें जो ए डॉट बी होता है वो निकलता है हमारा जो ए वेक्टर है और जो बी वेक्टर है उसमें सब में मतलब ए में एक्स वाई और जेड वाली टर्म है और बी में भी हमारी एक्स वाई और जेड वाली टर्म है। तो अगर हम जो एक्स और एक्स वाली टर्म है उनको आपस में मल्टीप्लाई और वाई और वाई को आपस में और जेड जेड वाली को आपस में मल्टीप्लाई करके सम कर दे तो हमारा क्या आ जाता है, ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं कोसाइन ऑफ थीटा मतलब कोस थीटा की वैल्यू। नेक्स्ट है हमारी जैसे ए डॉट ए वेक्टर, अगर हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकाले तो हमेशा उसकी वैल्यू आएगी हमारी ए स्क्वायर और जो उसमें थीटा होगा वो होगा हमारा जीरो, क्योंकि अगर हम किसी वेक्टर को उसी वेक्टर पे मतलब प्लेस करेंगे तो उसके बीच का जो एंगल हो जाएगा वो थीटा हो जाएगा और कोस जीरो की वैल्यू होती है हमारी 1। तो जैसे ए डॉट बी होता है हमारा ए बी कोस थीटा, क्योंकि कोस थीटा मतलब कोस जीरो की वैल्यू होगी 1 और बी की जगह क्या है यहाँ पर ए है तो क्या हो गया ए स्क्वायर। अभी हम इसको देख लेते हैं हमारे बेस वेक्टर्स की टर्म में, जैसे आई डॉट आई, जे डॉट जे एंड के डॉट के, ये सब की वैल्यू होती है हमारी 1 और बाकी हमारे जितने भी जैसे आई डॉट के और आई डॉट जे इन सब की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। ऐसे कैसे, जैसे कि हमारा आई डॉट आई, आई का मतलब एक बेस वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1। तो जैसे हम यहाँ पर रखते हैं और थीटा आई डॉट आई जैसे हमने किया ए डॉट ए तो उसमें जो थीटा बन रहा था हमारा होता 0, तो कोस 0 की वैल्यू तो हो गई हमारी 1 और जो आई की वैल्यू है वो भी हमारी क्या है 1, तो 1 इंटू 1 हो जाएगा हमारा 1। तो जैसे आई डॉट आई, जे डॉट ए और के डॉट के इस इन सब की वैल्यू होती है 1। बाकी जितने भी इस डॉट प्रोडक्ट में हम और किसी का मतलब बेस वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे वो सब क्या आएगा हमारा 0। ये हमें डायरेक्ट भी याद होना चाहिए, न्यूमेरिकल में भी काफी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट आता है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट मींस क्रॉस प्रोडक्ट। इसकी डेफिनेशन है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी एंड साइन ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन देम हुज डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ टू वेक्टर्स एंड गिवन बाय एन कैप। मतलब कि ए क्रॉस बी मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एंड एन कैप। सो ए क्रॉस बी का मतलब है ए बी साइन थीटा एन कैप। इसमें ए है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बी हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड साइन थीटा, थीटा है इसमें जो ए एंड बी है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी उनके बीच का थीटा मतलब जो एंगल है उनके बीच का। और एन कैप है एक हमारा बेस वेक्टर, मतलब कि एन कैप जो है एक यूनिट वेक्टर है जो कि हमारा शो करता है डायरेक्शन जो कि हमारी परपेंडिकुलर है ए क्रॉस बी के। नेक्स्ट आती है हमारी जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसकी जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसकी मतलब बेसिक प्रॉपर्टी। जैसे इसमें हमें अगर एन कैप निकालना हो उसको हम निकालते हैं एन कैप इज इक्वल टू ए क्रॉस बी मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, मतलब जो उनका क्रॉस प्रोडक्ट है उनका मैग्नीट्यूड मतलब पहले सबसे पहले ऊपर वेक्टर फिर नीचे उसका मैग्नीट्यूड, उससे निकलती है हमारी एन कैप की वैल्यू। अगर इसमें हमें साइन थीटा निकालना हो उसके हम निकालते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। नेक्स्ट आता है हमारा जो ए क्रॉस बी है वेक्टर प्रोडक्ट इनका इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। जैसे हम डॉट प्रोडक्ट करते थे उसमें जो एक्स वाले हैं और जो वाई वाले हैं हम उनको आपस में मल्टीप्लाई करके आपस में कर देते प्लस, इससे हमारा जो ए डॉट बी है उसकी वैल्यू आ जाती थी। इसमें जो ए क्रॉस बी है इसको हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट मेथड से, डिटर्मिनेंट मेथड से हम इसको निकालते हैं। जैसे कि ए क्रॉस बी मतलब वेक्टर ए वेक्टर बी हम उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। सबसे पहले हम मतलब इसको एक रेक्टेंगल मतलब साइड बना लेते हैं, उसमें जो वेक्टर ए है उसके कंपोनेंट से लिख लेते हैं और जो हमारा वेक्टर बी है उनके हम कंपोनेंट्स लिख लेते हैं। और जैसे हम इसको करते कैसे हैं, जैसे कि सब हम पहले फर्स्ट वाली जो आई वाली लाइन है उसको हाइड करके जो बाकी बचे हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं और फिर जो जे वाली लाइन है फिर उसको हाइड करके आपस में क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, फिर लास्ट में के वाली लाइन को हाइड करके जो बचे हुए हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं।
अब इसमें हमें सबसे एक मेन पॉइंट जो याद रखना है वो रखना है कि जब हम जो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, मतलब जो अंदर अंदर वाला क्रॉस प्रोडक्ट होगा, उनके बीच में तो लगेगा सबके माइनस, और जो हमारा आई वाली टर्म है वो आएगी हमारी पॉजिटिव, जे वाली आएगी हमें हमेशा नेगेटिव, मतलब उसमें हम नेगेटिव यूज करेंगे, बाकी चाहे वो क्रॉस प्रोडक्ट करके वो बाद में पॉजिटिव हो जाए, लेकिन हम जो ब्रैकेट के बाहर यूज करेंगे वो करेंगे हम नेगेटिव, और जो के वाली टर्म होगी वो भी होगी हमारी पॉजिटिव। मतलब कि यही सिंपल, जो सबसे पहली टर्म होगी वो होगी हमारी पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड पॉजिटिव, जो फोर्थ आएगी वो नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे हमारा चलेगा। नेक्स्ट आता है हमारा, इसमें ये है जैसे इफ वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा जीरो। सिंपल, जैसे अगर दो चीज आपस में पैरेलल हैं तो उनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, जीरो या 180। तो अगर साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो, तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा हमारा, सिंपल जीरो। लास्टली आते हैं हमारे इसमें कुछ जैसे एग्जाम्पल जैसे टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ एंड मोमेंटम इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, मतलब जो हमारे यूनिट वेक्टर से बेस वेक्टर्स आई जे के, उनका मतलब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो उनका मैग्नीट्यूड तो 1 ही होता है, तो उनकी वैल्यू तो 1 ही आएगी, लेकिन इसका जो मेन इफेक्ट पड़ता है वो पड़ता है हमारा मतलब उसकी डायरेक्शन पर। ये मेनली तो हमारी डायरेक्शन ही शो करते हैं, तो इनकी जो वैल्यू है पॉजिटिव और नेगेटिव, इनसे हमारा मेन फर्क पड़ता है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं इनको आई जे के, मतलब जैसे ये वर्ड है मतलब आई जे के, इन्हीं फॉर्म में हम इनको इसी सीक्वेंस में हम इनको लिख लेते हैं। तो अगर हम इनका जो प्रोडक्ट है, जो वेक्टर प्रोडक्ट है, वो करते हैं एंटी साइक्लिक, जैसे फर्स्ट सर्कल में जैसे आई जे और के है, अगर इसको एंटी साइक्लिकली प्रोडक्ट करेंगे, जैसे आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के, या फिर के क्रॉस आई, ऐसे प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, हमें हमेशा हमारा जो प्रोडक्ट करके रिजल्ट आएगा वो हमेशा हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव। और अगर हम इसका उल्टा कर दें, मतलब इसको हम क्लॉकवाइज करें, जैसे आई क्रॉस के या फिर के क्रॉस जे, जे क्रॉस आई, तो क्या हो जाएगा हमारा, वो क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो जो उसकी वैल्यू आएगी रिजल्टेंट वो क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव। नेक्स्ट है हमारा एक नोट आता है, मतलब इंपोर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट पॉइंट आता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, उसमें जैसे हमने किया था वेक्टर सम में कि उसका जो वेक्टर ए है ये है और वेक्टर बी है, इसका रिजल्टेंट निकालो, मतलब इसका एरिया निकालो। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा ए इंटू ए क्रॉस बी, मतलब उसका वेक्टर प्रोडक्ट करके उसका मैग्नीट्यूड, वो होता है हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब हमें अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी डायरेक्ट गिवन है तो हम इसको यूज कर लेंगे। अगर हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी नहीं गिवन है, हमें जो हमारा पैरेललोग्राम है उसके डायगोनल्स गिवन है R1 एंड R2, तो हम उसको यूज करके कैसे निकालेंगे, जैसे इफ डायगोनल्स आर गिवन R1 और R2, तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी को हम मान लेंगे, कोई सा भी डायगोनल R1 या R2 कोई भी मान सकते हैं, हमने माना हुआ R1, और ए माइनस बी एक बार जो वेक्टर्स हैं उनको प्लस करेंगे और एक बार क्या करेंगे, माइनस। ए माइनस बी इज इक्वल टू R2, और इन दो इक्वेशन है हमारे पास, इन दोनों को सोल्व करेंगे, तो इससे हमें क्या मिलेगा, ए एंड बी की वैल्यू, और ए बी की जब वैल्यू मिल जाएगी हम फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, उससे क्या आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। कहां पर यूज होता है, ये यूज होता है हमारा न्यूमेरिकल्स में, और इससे जो हमारा है न्यूमेरिकल एग्जाम में, या फिर एग्जाम में भी नहीं, वैसे भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट आती है हमारी एक डेफिनेशन आती है जो कि हमारी टेंसर्स की, इसका मतलब है दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर। नेक्स्ट एंड इंपोर्टेंट आते हैं हमारे डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस मतलब जैसे हमारे जो मतलब ग्राफ होता है उसमें एक्स वाई एंड जेड एक्सिस होती हैं, तो उसमें हमारा कोई भी वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर, उसकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए उसमें जो एंगल्स बने होते हैं, एक्स एक्सिस से अल्फा, वाई एक्सिस से बीटा और जेड एक्सिस से गामा, उनकी जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो होते हैं हमारे, जैसे कोस अल्फा निकलता है हमारा ए एक्स अपॉन ए, मतलब जो वेक्टर ए है उस वेक्टर ए वाला उसकी एक्स डायरेक्शन में अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर ए, एंड कोस बीटा निकलता है ए वाई, मतलब वाई डायरेक्शन में उसकी वैल्यू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर ए, कोस गामा इज इक्वल टू ए जेड अपॉन ए। नेक्स्ट आते हैं हमारे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट ये हमारे जैसे 2 पॉइंट है, इनसे हमारा मतलब एग्जाम में मतलब क्वेश्चन भी आता है कि इसको शो करो कि मतलब ये LHS होता है RHS के इक्वल, और कभी कभी हमें डायरेक्ट भी यूज करने पड़ते हैं। जैसे एक पॉइंट है हमारा ए यूनिट वेक्टर ए माइनस यूनिट वेक्टर बी माइनस करके उनका जो सब्ट्रैक्शन करके जो मैग्नीट्यूड आता है उसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है, उसका स्क्वायर इक्वल होता है यूनिट वेक्टर ए माइनस यूनिट वेक्टर वी ब्रैकेट इनटू यूनिट वेक्टर ए माइनस यूनिट वेक्टर बी। नेक्स्ट है जैसे हमारा ए क्रॉस बी, मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वो का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, जो हमारा मैग्नीट्यूड है ए, मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का जो हमारा डॉट प्रोडक्ट है उसका स्क्वायर।
सो लास्टली इस चैप्टर में आती है हमारी कुछ चैप्टर की मतलब लास्टली कुछ बेसिक डेफिनेशन जो कि है, जैसे सबसे पहले आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मींस थीटा। इसका डेफिनेशन है एंगल फॉर्म बाय द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब जैसे हमारा कोई भी बॉडी है, अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव करे तो उसकी जो इनिशियल पोजीशन थी और जो फाइनल पोजीशन थी उनके बीच में जो थीटा बनता है उसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जो उसकी वैल्यू होती है मतलब थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, और जो इसकी मतलब यूनिट होती है वो होती है हमारी रेडियन। नेक्स्ट आती है हमारी एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा। इसका मतलब होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम गिव अस एंगुलर वेलोसिटी मींस ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी मींस मतलब जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है पर यूनिट टाइम उसको हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, और उसकी जो यूनिट होती है वो होती है हमारी रेडियन पर सेकंड। नेक्स्ट आता है हमारा एंगुलर एक्सीलरेशन मींस चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एंगुलर एक्सीलरेशन। वही हमारा जैसे एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी जिसमें हमारा जैसे हम इसमें सर्कुलर पढ़ रहे हैं तो सर्कुलर में क्या आ जाएगा हमारा डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, और जो उसकी यूनिट बनेगी एंगुलर एक्सीलरेशन की वो होगी हमारी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट आता है हमारा रिलेशंस। कुछ रिलेशंस हैं जैसे हमारे जो लीनियर वेलोसिटी होती है, लीनियर एक्सीलरेशन होता है, उन लीनियर वेलोसिटी एंड लीनियर आई रिपीट जो हमारे मतलब ये कुछ रिलेशंस हैं हमारे लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी में, जो कि है हमारा v इज इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा। और एक रिलेशन है हमारा लीनियर एक्सीलरेशन एंड एंगुलर एक्सीलरेशन में, जो कि है हमारा a इज इक्वल टू आर क्रॉस अल्फा। मतलब इसमें जो a है हमारा वो है लीनियर एक्सीलरेशन और जो r है वो रेडियस एंड जो अल्फा है वो है हमारा एंगुलर एक्सीलरेशन। और जो हमारा फर्स्ट वाले में से जो फर्स्ट वाली रिलेशन था उसमें v था हमारा लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा मींस हमारी एंगुलर वेलोसिटी और r हमारा रेडियस। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक सेंटीपिटल फोर्स। इसका मतलब है फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द मोशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ इज नोन एज सेंटीपिटल फोर्स। मतलब कि जो ऐसी फोर्स जो मोशन के परपेंडिकुलर वर्क करती है वे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंटीपिटल फोर्स। उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी जैसे फोर्स की सिंपल वैल्यू होती है F इज इक्वल टू ma, तो इसमें हम यूज करते हैं FC मतलब सेंटीपिटल फोर्स आता है F इज इक्वल टू ma। F हो गया हमारा फोर्स, m मास और a हमारा एक्सीलरेशन। तो हम इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं। m इंटू जो a की वैल्यू आती है वो होती है हमारी v स्क्वायर अपॉन r, और इसमें हम इसको और रखते हैं जैसे v स्क्वायर की वैल्यू पिछले एंगुलर वेलोसिटी से निकाली हमने r ओमेगा का होल स्क्वायर। तो ये जो हमारी लास्टली जो fc की वैल्यू निकल के आती है वो आती है m ओमेगा स्क्वायर इंटू r। इसमें जो लास्टली हमारी जो सेंटीपिटल फोर्स है उसके लिए जो वैल्यूज बन जाती हैं वो बन जाती है, एक तो आ जाती है हमारी m ओमेगा r और एक आ जाती है हमारी m v स्क्वायर अपॉन r। और इसमें जो ओमेगा होता है मतलब ओमेगा हमारी एंगुलर वेलोसिटी उसको हम निकालने के लिए यूज करते हैं 2 पाई अपॉन टी मतलब हमारा जो टाइम पीरियड है, या फिर हम यूज कर सकते हैं 2 पाई फ्रीक्वेंसी मींस इनवर्स ऑफ टाइम। इससे इस मेथड से मतलब इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं ओमेगा की वैल्यू। जो इसमें हमारा a होता है मतलब एक्सीलरेशन, उसकी भी हम एक डायरेक्ट फॉर्मूले से वैल्यू निकाल सकते हैं a इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। ये जो सब है ये सब हम सेंटीपिटल फोर्स के बाद जो हमारे फॉर्मूले हैं उनको हम डायरेक्ट यूज कर लेते हैं न्यूमेरिकल्स को मतलब इजी बनाने के लिए, उनको सोल्व करने के लिए। सो दिस इज द रिवीजन ऑफ चैप्टर 4 मोशन इन अ प्लेन चैप्टर। इसमें से जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन था उससे जो हमारे डेरिवेशंस है और उससे जो क्वेश्चंस बनते हैं डेरिवेशन से रिलेटेड वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो वेक्टर्स पार्ट है उसमें से हमारी कुछ बेसिक डेफिनेशन वैसे हमें नॉलेज के लिए वैसे भी पता होनी चाहिए, और जो हमारा एडिशंस है और जो हमारा प्रोडक्ट है वो भी हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी थ्योरी पार्ट और जो हमारे न्यूमेरिकल्स के लिए वो दोनों।